हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे, जो कि ये आरबीआई से रिलेटेड आरबीआई के विकास क्रम को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यानी एवोल्यूशन ऑफ आरबीआई। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको देना चाहते हैं, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं सर। देखिए, एग्जाम बाइट ने जूम क्लासेस के प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जूम पर सर क्लासेस करवा दीजिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जूम पर ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये एग्जाम बाइट पर ऑनलाइन क्लास का जो प्रोग्राम हैगा ये फुल टाइम और क्रैश कोर्स दोनों के लिए होगा। स्पेशली बैंक के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक प्रिपरेशन जैसे कि ऑफिसर ग्रेड 2 और 3, सीबीओ की तैयारी हो सकती है या बैंक के किसी भी ऑफिसर ग्रेड की तैयारी है, अगर आप करना चाहते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, तो इन कोर्सेज को क्रैश कोर्स की फॉर्म में और फुल टाइम कोर्सेज की फॉर्म में हम आपको कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन इस पर करना होगा सर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर के उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं सर। सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर हमने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे बैंकिंग की शुरुआत इंडिया में होती है। ठीक है, जब बैंकिंग की शुरुआत इंडिया के अंदर होती है तो किस क्रम से बैंक आते गए और अपने स्टैब्लिश होते चले गए सर इसके अंदर। और इसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत का पहला और इंडियन कैपिटल वाला फर्स्ट इंडियन बैंक बन के उभरा था, इस बैंक को भी अब ध्यान रखेंगे सर। और पीएनबी जब स्टेबलिश हो गया था उसके बाद भारत के अंदर एक स्टेप आता है स्वदेशी मूवमेंट का 1906 के पीरियड में, जिसमें इनक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक के लिए मैंने बताया था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक था 1911 में जो कि 100% मैनेज बाय इंडियन था, क्योंकि उसमें कैपिटल भी इंडियन थी, मैनेजमेंट भी इंडियन था और एम्प्लॉय भी सारे इंडियन थे। लेकिन 1913-17 के पीरियड में बैंकिंग क्राइसिस होता है। ये क्राइसिस के पीछे बड़ा कारण था क्योंकि उस पीरियड में कोई भी किसी प्रकार की रेगुलर बॉडी या सुपरवाइजर बॉडी नहीं थी देश में, और किसी भी तरह के रेगुलेशन ना होने के कारण 588 बैंक वेरियस स्टेट में फेल हो गए थे। ठीक है, तो इन फेलियर को देखते हुए दुनिया भर के देशों में ऐसे फेलियर देखने को मिल रहे थे। इसको देखते हुए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एक समिट होती है ब्रुसेल में, बेल्जियम के अंदर, और उसमें तय किया जाता है कि दुनिया भर के देश अपने देश में एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम डेवलप करें। एक ऐसा सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो देश के सभी बैंकों को कंट्रोल, रेगुलेट, सुपरवाइज करेगा, यानी सेंट्रल बैंकिंग की व्यवस्था की जाती है। लेकिन सेंट्रल बैंक बनाए कैसे, उसके लिए क्या किया गया था कि देश के 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंक, जिनके नाम थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्टैब्लिश किया गया। और जिम्मा सौंपा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कि जब तक देश में कोई सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक के लिए एक्ट एज ए सेंट्रल बैंक आपको काम करना है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने एज ए सेंट्रल बैंक देश के लिए काम किया। उस पीरियड के सबसे बड़ा बैंक था। तो ये आज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं, इसलिए स्टेट बैंक को हम मिनी आरबीआई भी कहते हैं, क्योंकि आरबीआई की सहयोगी संस्था के रूप में काम करता है। जहां आरबीआई की बिल्डिंग या ऑफिस नहीं होते हैं वहां पर आरबीआई के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही काम करता है सर। ठीक है, इन सब फैक्ट्स पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कमेटी आती है 1926 के पीरियड में, इसका नाम था हिल्टन कमीशन। और उस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देश में आरबीआई की स्थापना की शुरुआत कर दी जाती है सर। अब हम अपने टॉपिक को मूव करेंगे कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक बनता है। तो आरबीआई और आरबीआई के एवोल्यूशन पर हम बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवोल्यूशन। तो आरबीआई का जो विकास क्रम है ये आपको बताने जा रहा हूं। मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्जाम बाइट के ऊपर सर। सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरबीआई के इंपोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के सर। तो देखिए, आरबीआई के जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर बात करें तो सबसे पहले आरबीआई की किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको आप रॉयल कमीशन भी कहते हैं। पूरा नाम था हिल्टन यंग कमीशन फॉर इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं। इसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। इसने रिपोर्ट 26 में छपी थी जिसमें कहा गया था कि देश में एक सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग, इस कमीशन के रिगार्डिंग इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, इसका नाम था आरबीआई एक्ट 1984। और याद रहे इस एक्ट में टोटल सेक्शन
61 है सर, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है, ऑफिसर ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आरबीआई के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन सभी सेक्शन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ऑफिसर ग्रेड्स वगैरह में आपके पूछे जाते हैं उन सभी सेक्शन को इसके अंदर शामिल किया जाएगा सर, ठीक है। ओके, आरबीआई 34 की सहायता से 1 अप्रैल 1935 के दिन आरबीआई की स्थापना की जाती है, लेकिन जब आरबीआई स्टेब्लिश होता है तो उसकी ऑथराइज कैपिटल थी मात्र 5 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी थी सर? 5 करोड़ रुपए, जिसमें प्रत्येक शेयर का मूल्य था 100 रुपीज। याद रखिएगा, 5 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल या इनिशियल इक्विटी में 100 रुपीज का शेयर था, यानी 100 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर 5 करोड़ रुपए की पूंजी से आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था। और इस 5 करोड़ में 95% पैसा अंग्रेजों ने लगाया था और 5% ही इंडियन ने लगाया था सर। तो कंट्रीब्यूशन इंडियन का कितना था? कुल 5% और अंग्रेजों का अप्रोक्स 95% का इसके अंदर स्टेक था, यानी कि कंट्रीब्यूशन था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 2 सितंबर 1935 ये वो समय है जब देश के अंदर आरबीआई को करेंसी प्रिंटिंग राइट दिए गए। देखिए, करेंसी प्रिंटिंग राइट का मतलब क्या है? यहाँ पर भारत के अंदर एक व्यवस्था चलती थी 1935 से पहले, जिसको बोलते थे हम लोग फ्री बैंकिंग। फ्री बैंकिंग का मतलब क्या है कि भारत के प्रत्येक बैंक को यह अधिकार था कि वो अपने पास कुछ गोल्ड को मॉर्गेज करें, जितना भी गोल्ड है उस गोल्ड के मूल्य के बराबर वो मनी को मार्केट में प्रिंट करके इशू कर सकता है। यानी देश के प्रत्येक बैंक को अधिकार था कि वो गोल्ड के बिहाफ पर नोट छापकर मार्केट में जारी कर सके। तो हर बैंक नोट छापता था, चाहे देश में छपवाए चाहे देश के बाहर छपवाए, नोट छाप करके इकोनॉमी में जारी करना हर बैंक का काम था। जितनी भी वैल्यू के इसमें गोल्ड है उस गोल्ड के मूल्य के बराबर नोट छापते थे, इसे बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। सभी बैंक गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, बट आज हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करते हैं। इसके ऊपर वीडियो होगी जिसमें किस प्रकार से रिजर्व सिस्टम हमारा डेवलप होता है, कैसे करेंसी छपी जाती है, करेंसी की जो क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, सभी पर हम लोग बात करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज आपकी लाने वाली है। जो लोग चैनल के साथ अभी जुड़े हैं वो लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और नई नई वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है सर। तो यहाँ पर गोल्ड के बिहाफ पर मनी छापने का काम हो रहा था। तो आरबीआई जब देश का सेंट्रल बन गया तो आरबीआई को यह अधिकार दे दिया गया कि देश में नोट छापने का अधिकार आरबीआई का होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी बैंक जो होगा नोट छापने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये एक मोनोपोली बना दी गई आरबीआई की कि नोट छापने का अधिकार, नोट को जारी करने का अधिकार, उसे कंट्रोल, रेगुलेट, सुपरवाइज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का ही होगा। आगे हम बात करते हैं। अब ये है आरबीआई का हेडक्वार्टर। ये आरबीआई की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं सर। आरबीआई हेडक्वार्टर की एक बात किया तो 1935 में जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही था सर। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में सर। देखिए, 1937 आरबीआई हेडक्वार्टर शिफ्ट कोलकाता टू मुंबई। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि आरबीआई का पूर्व हेडक्वार्टर कहाँ था सर? तो वो कोलकाता में था और शिफ्टिंग क्या कर दी उसकी बाद में मुंबई कर दी। कब की गई सर? 1937 में आरबीआई हेडक्वार्टर कोलकाता से मूव शिफ्ट किया गया। तो प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? प्रेजेंट में हेडक्वार्टर मुंबई में, से ध्यान रखिएगा। और आरबीआई के कितने रीजनल ऑफिस या लोकल ऑफिस है? तो ध्यान रखिएगा 31 उसके रीजनल या लोकल ऑफिस हैंगे। मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ कहाँ पर देश के अंदर है। तो मैं आपके मैप के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक मैप देख लीजिए, ये आरबीआई के सभी रीजनल ऑफिस को दिखा रहा है। पूरे मैप को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आरबीआई के रीजनल ऑफिस। ये टोटल 31 है सर, ठीक है। अब जोनल ऑफिस की बात करें तो आरबीआई के जोनल ऑफिस जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है। आपको ठीक है सर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। अब देखिए, इन चारों की बात किया तो इन चारों से एक एक मेंबर जो थे आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था। देखिए, सीधी बात है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कोई एक आदमी नहीं चलाता है, इसके लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आरबीआई के संचालन मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? ये क्वेश्चन एक सिंपल एक नंबर का एमसी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है सर। तो आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात की जाए तो देखिए, आरबीआई की सॉरी उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ। तो आरबीआई वन नेशनलाइज इन 1 जनवरी 1949। तो 1 जनवरी 1949 को पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949 को, ये 49 जानिएगा सर, माफ कीजिएगा 49 है ये सर, 48 नहीं है, ये 1949। तो पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949 की सहायता से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। यानी आरबीआई इससे पहले एक प्राइवेट सेंट्रल बैंक था, लेकिन इसके बाद एक सरकारी सेंट्रल बैंक बन गया। क्योंकि अंग्रेजों को 95% स्टेक था तो उस स्टेक को भारत सरकार ने परचेज कर लिया और अब एक सरकारी बैंक के रूप में आरबीआई उभर कर सामने आता है। पब्लिक ओनरशिप एक्ट क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
वो इसके अंदर रेगुलेशन करते हैं सर। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट आरबीआई के अंदर किए जाते हैं इसी एक्ट के माध्यम से किए जाते हैं सर। आगे, आरबीआई जब बना था तो आरबीआई ने एक्ट एज ए सेंटर में, यानी कुछ देश थे जिनके लिए एज ए सेंटर में काम किया, वो थे आपके बर्मा और पाकिस्तान। बर्मा आज का म्यांमार है सर, और पाकिस्तान। इन दो देशों की अगर बात करें तो इन देशों में सेंट्रल बैंक नहीं थे, तो जब तक इन देशों में सेंट्रल बैंक नहीं बन गया तब तक के लिए आरबीआई ने इन दोनों देशों के लिए भी एज ए सेंट्रल बैंक काम किया है। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा 47 से 48 के पीरियड में सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर यानी कि लेखा वर्ष वो 1 अप्रैल से 31 मार्च मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल ही में 2021 में चेंज किया गया आरबीआई द्वारा। उससे पहले आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर जो था वो 1 जुलाई से 30 जून था। 1 जुलाई 30 जून जो अकाउंटिंग ईयर है अब ये आरबीआई का नहीं रहा, अब हो गया है अप्रैल से मार्च। ध्यान, देश का फाइनेंशियल ईयर और आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर दोनों ही टाइम पीरियड है क्या, अप्रैल टू मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 जुलाई 30 जून की ड्यूरेशन को हम क्रॉप ईयर कहते हैं, यानी फसल वर्ष कहते हैं। और इसी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये एनएसओ का अकाउंटिंग ईयर अभी भी है। एनएसओ बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक हमारा टॉपिक आएगा जल्दी, नेशनल इनकम, जिसमें हम एनएसओ को डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एनएसओ का अकाउंटिंग ईयर पूछे तो 1 जुलाई से 30 जून है, और क्रॉप ईयर की ड्यूरेशन जो है वो भी 1 जुलाई से 30 जून होगी सर। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके बारे में। तो आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालन मंडल में कुल मेंबर की संख्या 21 होती है सर। अब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले होता है आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, आरबीआई गवर्नर जो होंगे वो 1 मेंबर हो गए सर। चारों डेप्यूटी गवर्नर की बात की जाए तो 4 मेंबर ये हो गए। और ये गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं ये होते हैं आरबीआई के ऑफिशियल मेंबर। क्या होते हैं, ऑफिशियल मेंबर्स, यानी आधिकारिक सदस्य। कितने हो गए टोटल, 5। तो आरबीआई में अगर पूछे कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल मेंबर कितने होते हैं तो 21 होते हैं सर। या आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑफिशियल मेंबर्स कितने होते हैं तो 5 होते हैं सर। या पूछ सकता है कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑफिशियल मेंबर कौन होता है, तो एक तो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, ये 4 और 1 यानी 5 क्या होते हैं आपके ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा कौन होते हैं, तो देखिए, रीजनल ऑफिस से 4 मेंबर्स यानी रीजनल मैनेजर जो होते हैं हमारे 4 होते हैं इसके अंदर जो अपॉइंट किए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 मेंबर अपॉइंट किए थे। कुछ रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया था कि आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वित्त मंत्रालय से कितने अधिकारी अपॉइंट किया था, ध्यान, 2 मेंबर से अपॉइंट किए जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, कितने, 10। तो 10 बेहतरीन अपनी फील्ड के जो डायरेक्टर्स होते हैं, अपनी फील्ड के जो माहिर लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, है ना, इस वैज्ञानिक, ये जो लोग होते हैं इनको भी इसमें शामिल किया था इनकी सलाह लेने के लिए। तो ये टोटल 21 लोग होते हैं जो कि आरबीआई का संचालन करते हैं। आरबीआई के हर प्रकार के ऑपरेशन को ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, इनमें ध्यान रखिएगा, जो नीचे के आपके 16 लोग हैं ये आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर है सर। ऑफिशियल, आपके जी का राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है मेरी, मेंबर्स है। ठीक है, टोटल कितने हैं सर, 16। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की बोर्ड में 5 ऑफिशियल और 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। देखिए, टोटल 5 मेंबर्स कौन कौन से, गवर्नर्स एंड डेप्यूटी गवर्नर्स आर ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, और इनका टेन्योर कितना होता है, ध्यान रखना, कोई भी गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर 3 साल के लिए अपॉइंट करती है भारत सरकार। फिर उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, और उसके बाद उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। और 5 साल बाद उनको दोबारा री अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखना, यानी दोबारा से री अपॉइंट किया जा सकता है। तो कोई भी गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर कार्यकाल कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 3 साल से लेकर 5 साल तक कार्य होता है। देखिएगा ऑप्शन में आया तो 5 साल बेस्ट आंसर होगा आपके लिए सर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 साल के बाद 2 साल का एक्सटेंशन देकर के 5 साल का कार्यकाल किया जाता है सर। दूसरी बात, नॉन ऑफिशियल में बात की जाए तो नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या 16 होती है। ठीक है, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, फिक्स होता है, 4 साल का कार्यकाल इनका होता है, और 4 साल बाद इनको भी दोबारा चुना जाता है। तो आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये आरबीआई के पूर्ण रूप से संचालन करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती सर। लेकिन आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एक काम को खत्म कर दिया गया है, जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कार्य अब आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करते हैं। इस कार्य के लिए 2016 में आरबीआई और भारत सरकार में एक एमओयू साइन होता है, इसे बोलते हैं मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत गठन किया गया एमपीसी का। अब हम बात करते हैं एमपीसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सॉरी माफ कीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 3 मेंबर गवर्नमेंट से और 3 मेंबर आरबीआई, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं सर। देखिए कौन कौन से पहले मेंबर्स पहले देख लेते हैं। आरबीआई की ओर से अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आरबीआई के मेंबर्स की बात करने जा रहा हूँ, टोटल 3 मेंबर्स होंगे, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टोटल 3 मेंबर्स होंगे, यानी टोटल 6 मेंबर इसके अंदर होते हैं, 3 आरबीआई से 3 गवर्नमेंट से। तो पहले आरबीआई के 3 मेंबर कौन है? सबसे पहले शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई गवर्नर होने के साथ साथ एमपीसी के चेयरमैन, जानना एमपीसी चेयरमैन भी है सर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रैंडमली कि बताइए प्रेजेंट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन है, या मॉनेटरी या एमपीसी के चेयरमैन कौन है करंट। तो ध्यान ना आरबीआई गवर्नर जो होता है वही इसका चेयरमैन भी होता है। और यह भी याद रखिएगा कि आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास है वो प्रेजेंट में 25 नंबर यानी 25 नंबर के गवर्नर है सर, 25वें गवर्नर है आरबीआई के सर, ठीक है। तो पहला नंबर पे आरबीआई के गवर्नर साहब हो गए सर। दूसरे नंबर पे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए, इनका नाम है माइकल डी पात्रा, ठीक है, जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है, ये माइकल डी पात्रा साहब है सर। और एक है मृदुल सहगल, जो आरबीआई की ओर से अपॉइंट किए गए ईडी के रूप में सर, ठीक है। तो आरबीआई से एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और एक ईडी, यानी टोटल 3 मेंबर आरबीआई की ओर से यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं एमपीसी का तरह। और इस एमपीसी के चेयरमैन कौन है? आरबीआई गवर्नर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन भी होते हैं। हम बात करते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो ये गवर्नमेंट के जो मेंबर्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के नए अपडेटेड मेंबर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिनका भी हाल रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सर। तो लेटेस्ट वाला डेट आपको लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मार्च 2022 में जो अपडेटेड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। तो देखिए पहला नाम आता है असीमा गोयल, जो कि प्रोफेसर IGIDR है सर, ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसकी ये चेयरमैन रह चुके हैं सर असीमा गोयल जी, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा शामिल किया गया है JR वर्मा, यानी जयंत R वर्मा जी को शामिल किया, जो कि प्रोफेसर है IIM अहमदाबाद से। और इसके अलावा तीसरे मेंबर हैं शशांक भिड़े, जो कि सीनियर एडवाइजर है NCAER के साथ, ठीक है। तो ये तीनों ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो भारत सरकार ने इन तीनों को अपॉइंट किया। तो देखिए 3 मेंबर्स गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंट किए गए हैं और 3 मेंबर आरबीआई को अपॉइंट किए गए, और ये टोटल 6 मेंबर क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। देश में कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको समझिएगा। मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक नीति, और मौद्रिक का मतलब क्या होता है? बाजार मूल्य, यानी मार्केट में बाजार मूल्यों में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए या ऐसी स्थिति पैदा की जाए जैसे मार्केट में कैश का फ्लो या तो बहुत बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि कैश फ्लो को मैनेज करके ही हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बाकायदा अपने में काफी बड़ा टॉपिक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे भी, जिसके अंदर हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट, SLR CR कैसे वर्क करता है, उन सब चीजों को डिटेल डिस्कशन करेंगे। जितनी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है वो सभी इस पर डिस्कशन हो जाएंगे सर, ठीक है। फिलहाल जान लेते हैं एमपीसी का गठन कैसे किया गया, तो समझिएगा। देखिए सितंबर 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन का गठन किया जाता है। कुल मेंबर 6 होते हैं, मैंने बताया आपको, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट किए जाते हैं। और याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन द्वारा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी दी गई थी वो थी अक्टूबर 2016 में, और उसके बाद से कंटिन्यू आज तक मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ एमपीसी के द्वारा ही किया जाता है ना। भारत में आज मॉनेटरी पॉलिसी का कार्य कौन करता है? तो वो करती है एमपीसी। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये सब जी इन्फॉर्मेशन जो हमने देखी, ये सब आरबीआई के एवोल्यूशन को हमने जाना कि आरबीआई कैसे स्टैब्लिश हुआ और आज आरबीआई के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं आरबीआई के ऊपर, उस पर भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1949 या 1 अप्रैल 1947। आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर 1 अप्रैल 1935। जिन लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा है, 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था सर आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान अनुसार। और जिन लोगों को नहीं याद हो तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आरबीआई स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1995 अंडर आरबीआई एक्ट 94 इन कोलकाता। तो कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। आपको याद होगा कि बाद में शिफ्टिंग का हुई थी, 37 में मुंबई हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1 जनवरी 48, 1 जनवरी 1949 या 1 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1955। 5 सेकेंड आंसर देने के सर। सही आंसर 1 जनवरी 49। ध्यान देना 1 जनवरी 1949, अभी हमने पढ़ा था पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949 के माध्यम से 1 जनवरी 49 को आरबीआई नेशनलाइज किया गया था सर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना।
तो 1849 को आरबीआई वाज नेशनलाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर वो कहां था, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में या मुंबई में। 5 सेकंड आंसर के लिए सर। बहुत से लोगों को इसका आंसर बिल्कुल पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स जरूर दबाइएगा सर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। ठीक है, कोलकाता इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट हेडक्वार्टर इन कोलकाता एंड शिफ्ट टू मुंबई इन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आरबीआई न्यू अकाउंटिंग ईयर। देखिए अभी बात की थी हमने, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर जो चेंज हुआ है वो क्या है, अप्रैल टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, जून से जुलाई या जुलाई से जून। 5 सेकंड आंसर के लिए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अप्रैल टू मार्च, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए सर। ठीक है, इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए ताकि आपके और आपके साथियों को लगातार इंफॉर्मेशन मिल सके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई। किस कमेटी या कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना होती है। तो आपको पता है, जेम्स टेलर कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, सीडी देशमुख कमीशन या ऑसबोर्न स्मिथ कमीशन। 5 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर हिल्टन यंग, बिल्कुल सही आंसर। जिन्होंने हिल्टन लगाया, ऑप्शन बी लगाया, उनके आंसर बिल्कुल सही है। हिल्टन कमीशन या रॉयल कमीशन फॉर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक। किस बैंक को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए सेबी को, एसबीआई को, आरबीआई को या फिर आईआरडीए को। 5 सेकंड आंसर के लिए। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकदम सही, बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंकर्स बैंक कहते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट बैंक कहते हैं, गवर्नमेंट एजेंट बैंक कहते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक कहते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी इसे कहा जाता है, यानी अंतिम ऋणदाता बैंक अगर भारत में कोई है तो कौन है, आरबीआई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता बैंक भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी मेंबर्स इन आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए 20, बी 21, 24 या फिर 31। 5 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर 21, बिल्कुल सही आंसर है। टोटल मेंबर इन आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर 21, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपका, हाउ मेनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंबर इलेक्टेड इन एमपीसी। बताइए गवर्नमेंट की ओर से कितने मेंबर एमपीसी में अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए 6, 4, 3 या फिर 5। 5 सेकंड आंसर के लिए। सही आंसर 3। ध्यान ना, 3 गवर्नमेंट से और 3 आरबीआई से अपॉइंट करते हैं। देखिए टोटल मेंबर इन एमपीसी 6 होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की ओर से 3 और आरबीआई की ओर से आपके 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करंट एमपीसी चेयरमैन नेम। अब देखिए क्वेश्चन वैसे ही आ गया, करंट एमपीसी चेयरमैन नेम कौन है सर। चेयरमैन आपको पता है, शक्तिकांत दास, असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा या मृदुल शेखर। कौन है, 5 सेकंड में आंसर दीजिए। बहुत से लोगों को इसका आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9 लिख करके ऑप्शन लिख दीजिए, एबीसी जो भी लिख रहा है। ओके, सही आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि 25 गवर्नर है, वही इसके चेयरमैन। ध्यान मैंने बताया था एमपीसी में चेयरमैन बाय डिफॉल्ट कौन होगा, जो आरबीआई का गवर्नर होगा। और ये भी याद रखिएगा, एमपीसी में यदि किसी मुद्दे पर टाई होता है, फैसला नहीं होता है, तो उस केस में फाइनल डिसीजन एमपीसी के चेयरमैन का ही माना जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी मेंबर अपॉइंट इन द एमपीसी बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा कितने मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये भी आंसर आसान है, ऑप्शन ए, बी, सी, यानी 2, 3, 4 और 6। 5 सेकंड आंसर के लिए बताइए। बिल्कुल सबको आंसर पता था, मुझे मालूम है। आंसर सही है बी, 3 मेंबर्स। तो ये जानना है, एमपीसी मेंबर्स आर 6, आरबीआई की ओर से 3 और गवर्नमेंट की ओर से 3 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने आरबीआई के एवोल्यूशन को जाना, आरबीआई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगाए, एमसीक्यू लगाए हमने इस पोर्शन के लिए। ठीक है, अब अगला पोर्शन जो होगा आरबीआई गवर्नर्स, फिर आरबीआई की जो करंट सिस्टम है उसको हम जानेंगे, आरबीआई के जो वर्क्स है उनको जानेंगे, फंक्शंस है उनके लिए जानेंगे। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं जल्दी। शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि ज्यादा डेटा आपके पास पहुंच सके सर। ठीक है, तो आज के सेशन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन पे आप जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।